हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसआरपी एजू अड्डा। मैं सोमा आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के इस क्लास में हम एक नई सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है यूजीसी नेट पेपर 1। तो जो भी बच्चे पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए, वो सभी इस चैनल को इस वीडियोस को देख सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस सीरीज़ में हम पेपर 1 से रिलेटेड 10 क्वेश्चन को पर डे डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की सीरीज़ को। तो आज की क्लास की पहली वीडियो है विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। इनमें से दिए गए कौन से ऑप्शंस में से दिए गए कौन सा ऐसा टर्म है जो कि हम लोग क्वांटिटेटिव टर्म के रूप में यूज़ नहीं करते, जिसमें क्वांटिटेटिव टर्म्स नहीं आते। क्वांटिटेटिव टर्म्स होते क्या हैं? क्वांटिटेटिव टर्म्स वो होते हैं जिसमें हम लोग दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर, जिसमें हम लोग नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो होता है, फर्स्ट ऑप्शन है आपके सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, सेकंड है आपके मैरिटल स्टेटस, ऑप्शन सी है आपके न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ऑप्शन डी है आपके प्रोफेशनल एटीट्यूड। आप सभी इसका आंसर दें। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वो स्टेटस होते हैं जिसमें जैसे कि आपके इनकम आ गए, आपके एज आ गए, फैमिलीज़ कितने हैं वो आ गए, तो ये सोशो इकोनॉमिक स्टेटस होते हैं किसी भी पर्सन्स का। दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर ऑल्सो। मैरिटल स्टेटस इज़ अ काइंड ऑफ सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, हम लोग उसको कह सकते हैं, तो ये भी एक्सप्रेस्ड इन अ क्वांटिटेटिव टर्म। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड अपने आप में ही एक न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, तो दैट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन अ क्वांटिटेटिव टर्म्स। बट प्रोफेशनल एटीट्यूड एक ऐसा टर्म है दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन अ क्वांटिटेटिव टर्म। सो द आंसर हेयर वुड बी प्रोफेशनल एटीट्यूड। प्रोफेशनल एटीट्यूड कभी भी हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते ना कि आप में 5 एटीट्यूड है, आप में 4 एटीट्यूड है। तो ये जो प्रोफेशनल एटीट्यूड होता है उसको हम लोग नंबर में मेज़र नहीं कर सकते, तो इसका आंसर होगा प्रोफेशनल एटीट्यूड। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा दूसरा क्वेश्चन। अ डॉक्टर स्टडीज़ the relative effectiveness of 2 drugs of dengue fever, his reactions would be classified as। ऑप्शन ए है आपके डिस्क्रिप्टिव सर्वे, ऑप्शन बी है आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ऑप्शन सी है केस स्टडी, ऑप्शन डी है इथनोग्राफी। यहाँ हम लोग रिलेटिव इफेक्टिवनेस के बारे में एक डॉक्टर जो है वो स्टडी कर रहा है रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ 2 ड्रग। डॉक्टर जो है वो 2 ड्रग्स के ऊपर में रिसर्च कर रहे हैं और उसके रिलेटिव इफेक्टिवनेस को चेक कर रहे हैं। मतलब एक तरह का ये कंपैरिजन हो गया और एक तरह का ये इफेक्ट देख रहे हैं। जहाँ पे भी हम लोग एक इफेक्ट देखते हैं ना, इफेक्ट चेक करते हैं, तो वहाँ पे आ जाता है हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वो रिसर्च होते हैं जहाँ पे हम लोग 2 वेरिएबल्स लेते हैं और एक का इफेक्ट दूसरे इफेक्ट, एक का जो 1 वेरिएबल्स का जो इफेक्ट है वो हम लोग दूसरे पे देखते हैं, चेक करते हैं, या फिर हम कहीं कंपैरिजन आ गया कि दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा अच्छा है। इस क्वेश्चन में देखा जा रहा है कि 2 ड्रग्स में से मोर इफेक्टिव कौन है। तो ये जो रिसर्च है, हिज रिएक्शन विल बी क्लासिफाइड एज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव सर्वे हम लोग किसे कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव सर्वे जो होता है वो होता है जिसमें हम लोग गैदर करते हैं डेटा को अबाउट वेरिंग सब्जेक्ट, तो ये हो गया डिस्क्रिप्टिव सर्वे। और केस स्टडी एक इन डेप्थ स्टडी है जिसमें हम लोग किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक के बारे में बिल्कुल ही इन डेप्थ स्टडी करते हैं, तो वो हो गया केस स्टडी। और इथनोग्राफी स्टडी क्या होता है? इथनोग्राफी स्टडी एक तरह का साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन है जिसमें हम लोग डिफरेंट रेसेस, डिफरेंट कल्चर्स के बारे में एक स्टडी करते हैं, तो वो हो जाता है इथनोग्राफी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तीसरा नंबर क्वेश्चन है द टर्म फेनोमेनोलॉजी इज एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ। ऑप्शन ए है आपके क्वालिटेटिव रिसर्च, ऑप्शन बी है आपके एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ऑप्शन सी है आपके कोरिलेशनल स्टडी, ऑप्शन डी है आपके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। फेनोमेनोलॉजी होता क्या है? फेनोमेनोलॉजी एक तरह का फिलॉसफिकल स्टडी है जिसमें हम लोग जो एक अनयूजुअल पीपल्स या फिर एक बिहेवियर या फिर एक इवेंट्स जो हो रहे हैं उसको हम लोग वो क्यों हो रहे हैं उसको हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे कि एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल मैं आपको देती हूँ यहाँ पे।
जैसे कि जब सनराइज़ होता है या फिर सनसेट होता है तो उसके पहले जो स्काई में ग्रीन कलर का एक फ्लैश आता है, तो वो एक तरह का फिनोमेना, मतलब एक नेचुरल फिनोमेना हो रहा है, ऑकर हो रहा है। तो उसके पीछे का कारण क्या है, क्यों हो रहा है, कितने समय तक हो रहा है, उसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, इन सब चीज़ को अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो वो एक तरह का फिनोमेनोलॉजी स्टडी होता है। तो द टर्म फिनोमेनोलॉजी किस चीज़ से एसोसिएटेड है ये प्रोसेस। तो यहाँ पे एक है क्वालिटेटिव रिसर्च, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो इसका आंसर ही आंसर हो जाएगा क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च में हम फिनोमेनोलॉजी को स्टडी करते हैं। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का मतलब होता है कि जो वेरिएंस होते हैं बहुत सारे और उसको हम लोग एनालाइज करते हैं। कोरिलेशनल स्टडी ये होता है कि जब हम लोग किसी स्टडी में कोरिलेशन देखते हैं कि इन दोनों चीज़ के बीच में रिलेशन क्या है। और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एक तरह का ये सैम्पलिंग मेथड है जो रैंडमाइजेशन पे डिपेंड करती है। रैंडम सैम्पलिंग मेथड भी से हम लोग कहते हैं। तो ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4, मीडिया दैट एग्जिस्ट इन एन इंटरकनेक्टेड सीरीज ऑफ कम्युनिकेशंस पॉइंट्स रेफर टू एज। ऑप्शन ए आपके नेटवर्क मीडिया, ऑप्शन बी आपके कनेक्टिव मीडिया, ऑप्शन सी है आपके नोडल मीडिया और ऑप्शन डी है आपके मल्टीमीडिया। तो वो मीडिया जो एग्जिस्ट करते हैं इंटरकनेक्टेड सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन, उसको क्या कहते हैं। ये बहुत ही ईजी है, आप सभी ने इसका आंसर दे दिया होगा, ये कई बार आ चुकी है एग्जाम में। तो मीडिया दैट एग्जिस्ट इन एन इंटरकनेक्टेड सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन, उस मीडिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस मीडिया को हम लोग कहते हैं नेटवर्क मीडिया। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is 5th, an example of asynchronous medium is. Options are first radio, B television, C film and D newspaper. asynchronous मीडियम किसे कहते हैं, जहाँ पे रियल टाइम कम्युनिकेशन नहीं पॉसिबल है, मतलब एक समय पे एक एंड से ही आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर वो एंड कम्युनिकेशन करना स्टॉप कर दे तभी दूसरा एंड से या फिर एक अगर सेंड कर दे उसके बाद दूसरा वहाँ से कम्युनिकेट स्टार्ट कर सकता है। इस तरह का कुछ असिंक्रोनाइज मीडिया कहलाता है। जैसे कि ईमेल हो गया, मैसेज हम लोग करते हैं तो वो एंड टू एंड कम्युनिकेशन नहीं होता है। और सिंक्रोनाइज का मतलब होता है एंड टू एंड, जैसे कि हम लोग रियल टाइम में कम्युनिकेट कर पाते हैं, लाइव चैट जैसे कि हो गया, या फिर टेलीफोन में हम लोग बात करते हैं, वीडियो कॉलिंग, वीडियो चैट, ये सारे के सारे सिंक्रोनस मीडियम होता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है असिंक्रोनोमस मीडियम क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर जो है वो असिंक्रोनस मीडियम है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो है 6th नंबर 6 क्वेश्चन पूछा है, इन कम्युनिकेशन कोनोटेटिव वर्ड्स आर ऑप्शंस ए आर एक्सप्लिसिट, बी एब्स्ट्रैक्ट, सी सिंपल और डी कल्चर। कम्युनिकेशन में दो तरह के वर्ड्स होते हैं, कोनोटेटिव होते हैं, एक डिनोटेटिव होते हैं। डिनोटेटिव वो वर्ड होते हैं जो कि जिसका बिल्कुल लिटरल मीनिंग होता है, जो कि बिल्कुल डिक्शनरी बेस्ड उसके मीनिंग होते हैं। उसमें कोई भी चेंज, एक्सटर्नल चेंज हम लोग उस वर्ड पे नहीं लाते हैं, मतलब टू द पॉइंट एग्जैक्ट मीनिंग होता है, उसको हम लोग कहते हैं डिनोटेशंस। और कोनोटेटिव वर्ड्स वो होते हैं जो ड्यू टू मतलब अदर फैक्टर जैसे कि कल्चर या फिर इमोशन, उसमें फीलिंग्स आ जाते हैं और उसकी वजह से उसके जो वर्ड्स की जो लिटरल मीनिंग होती है वो चेंज हो जाती है। तो वो उस तरह का एक नई तरह का वर्ड्स का मतलब नई वर्ड्स आ जाते हैं, उसका अपने लिटरल मीनिंग जो उस वर्ड का होता है वो चेंज होकर के वो एक नई मीनिंग वो अपने आप में आ जाता है। तो उस तरह के वर्ड्स को हम लोग कहते हैं कोनोटेटिव वर्ड्स। तो इन कम्युनिकेशन जो कोनोटेटिव वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑप्शन आपके एक्सप्लिसिट है, तो एक्सप्लिसिट जो होते हैं वो डिनोटेटिव वर्ड्स होते हैं, मतलब टू जो एग्जैक्ट जो उसका उस वर्ड का मीनिंग होता है वही वो मीनिंग होता है, जैसे कि डिक्शनरी में होता है। तो एक्सप्लिसिट जो होता है वो डिनोटेटिव वर्ड्स में आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट वो होता है जो कि आर्टिकल्स के ऊपर में हम लोग देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट, जिसमें उस एब्स्ट्रैक्ट में हम लोग पाते हैं कि उस आर्टिकल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि उस आर्टिकल का उस पेपर का पर्पस क्या है, उस पेपर का मेथड क्या यूज़ किया गया है, उस पेपर की रिसर्च मेथडोलॉजी क्या है, फाइंडिंग्स क्या है, वो सारे कुछ हम लोग
एब्स्ट्रैक्ट में देख लेते हैं, ताकि हमें डॉक्यूमेंट्स पूरी मतलब आर्टिकल पूरी की पूरी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। एब्स्ट्रैक्ट से हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये हमारी आर्टिकल हमारे यूज़ की है कि नहीं है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो इसका दूर दूर तक कोई भी कम्युनिकेशन से लेना देना नहीं है। तो सिंपल एक ये अपने आप में एक सिंपल वर्ड है। और कल्चर, तो मैंने जैसे कि कहा कि क्वांटिटेटिव वर्ड जो होते हैं वो कल्चर और फीलिंग से, इमोशंस से पे डिपेंड होते हैं, वेरी करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग उसका जो वर्ड का मीनिंग होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है इसके एक्चुअल मीनिंग से। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कल्चर। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे हैं, अच्छा ये एक रीजनिंग है ये। तो फाइंड द रॉन्ग वर्ड्स इन द सीक्वेंस, ये आपको रॉन्ग वर्ड्स बताना है। 52 दे रखा है, 51, 48, 43, 34, 26 और 16। तो ये आप लोग सॉल्व करें। देखिए जो 52 वर्ड्स है, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो है 1। 42 और 43 के बीच में वो है 3। 48 और 43 के बीच में जो गैप है वो है 5 डिफरेंस। और 44 से 43 के बीच में जो है, 43 से 34 के बीच में जो गैप आ रहा है वो है 9। बट ये सीरीज़ थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि 1 ये एक ऑड नंबर है। 1, 3, 5 के बाद 7 होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे 7 ले लें तो ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 32 हो जाएगा। और 32 7 के बाद क्या होता है ऑड नंबर में, 1, 3, 5, 7, 9, फिर 32 में प्लस 9 कर दे तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी 32 में -9 कर दे, -9 अगर हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो 34 है ये गलत दिया हुआ है, 34 की जगह 32, क्योंकि 43 में से अगर हम -7 करते हैं तो 32 आता है, बट यहाँ पे दिया हुआ है 34। तो इस हिसाब से जो ये 34 है वो गलत है, क्योंकि ऑड नंबर जो 1, 3, 5, 7, 9 और फिर 27 में से -11 कर दें तो ये 16 हो गया, जो कि यहाँ पे तभी ये सीरीज़ जो है ये फॉलो करेगी। तो यहाँ पे हमारी जो रॉन्ग है, रॉन्ग वर्ड्स पूछा गया, तो हमारा जो रॉन्ग है वो क्या होगा, वो 34 हो जाएगा। ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। नेक्स्ट, इन अ सर्टेन कोड पेन इज़ रिटन एज 31, PAR इज़ रिटन एज 35। सब लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन है। और PAT को तब हम लोग, अगर PAN 31 है, PAR 35 लिखा है, अगर तो PAT को हम उसी अकॉर्डिंग में कैसे लिखेंगे। ये अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग है। P का 1 सेकेंड, तो P का कोड ABCD अगर हम लिखे और उसको काउंट नंबरिंग दे दे तो P का जो होता है वो 16 होता है, A का 1 होता है और N का क्या होता है, N का होता है 18। तो इनको प्लस करते हैं तो कितना आएगा 35, जो कि सॉरी नहीं 1 सेकेंड, P का कितना होता है, P का 16 होता है, A का 1 होता है और जो N है उसका कितना होता है 14 होता है। ये आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, या फिर आप लिख करके भी निकाल सकते हैं। तो 6, 4, 10, 11, 11 और ये 31। तो P का 31 दे रखा है, PAR है तो P का 16 हो गया, 1 हो गया, और R का होता है 18, 6, 6, 12, 13, 14, 15। तो ये 15 हो गया और ये 35। तो ये PAR का 35 हो गया। उसी हिसाब से हमें PAT का निकालना है। तो P का अगेन 16 हो गया, ये 1 हो गया, और T का 20 होता है, T20, T का 20 हो गया। तो कितना हो जाएगा 6, 7, 2, 37। तो आंसर क्या आ जाएंगे इसके 37। इस तरीके से आप लोग लिख करके भी निकाल सकते हैं, या फिर अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको याद भी हो जाएंगे सारे अल्फ़ाबेट्स के नंबर क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। प्रीमाइसिस पे बेस्ड है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रीमाइसिस हमारी दी गई है, फ्लावर है, जो भी बोला गया है कि सम फ्लावर जो है इसमें से रेड है और सम फ्लावर जो है वो क्या है, वो ब्लू है। कंक्लूजन्स हमारा दिया गया है। कंक्लूजन हमारा पहला है कि सम फ्लावर्स नीदर रेड नॉर ब्लू। सम फ्लावर जो है कि ना ही रेड है ना ही ब्लू है।
तो ऐसा कुछ नहीं है, आधे फ्लावर उसके रेड है, आधा फ्लावर ब्लू है, तो ये बिल्कुल भी गलत हो जाता है। ऑप्शंस भी हमारा दे रखा है कि सम फ्लावर्स आर बोथ रेड एंड ब्लू, दोनों ही है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। इस कंक्लूसिव प्रीमाइसेस को देख करके हम ये नहीं बोल सकते ना कि सम फ्लावर्स रेड एंड दोनों ही है। तो हमें अपने मन से कुछ नहीं लगाना है कि ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। अगर हम लोग 100% श्योर है प्रीमाइसेस को देख करके कि हाँ यही चीज़ ही कंक्लूजन में आएगा, तभी हम यस कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसे नो कर सकते हैं। सम फ्लावर्स आर बोथ, तो ये नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शंस आंसर क्या आएंगे, नीदर ए नॉर बी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ये सिलॉजिज्म से बेस्ड है। इफ द स्टेटमेंट ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। हम जानते हैं AEIO, ये हमारे ऑल होते हैं, ये हमारे नेगेटिव टर्म्स होते हैं, नो से रिलेटेड। ये साइड जो होता है ना वो नेगेटिव का होता है, जैसे कि यहाँ पे हो गया सम नॉट वाला, और ये सम हो गया या मेनी हो गया, ये तो हमारा यहाँ पे बोला है ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, मतलब ये वाली जो है ए जो है वो ट्रू है, मीन्स पॉजिटिव। तो हम लोग जानते हैं ये कॉन्ट्रडिक्टरी होती है यहाँ पे, ये अगर ट्रू है तो ये वाली क्या हो गई, नेगेटिव। और हमें पूछा जा रहा है कि फॉल्स कौन सी होगी, ये फॉल्स हो गई, तो फॉल्स कौन सी होगी, फॉल्स अगर ये है सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट, तो हमारी ऑप्शन 3 एक हुई सही। और हम लोग जानते हैं कि अगर ऊपर वाला ट्रू होता है तो नीचे वाला जो होता है वो भी ट्रू होगा, तो ये ट्रू हो गया, तो फिर कॉन्ट्रडिक्टरी के अकॉर्डिंग ये वाली फॉल्स हो गई, तो ये फॉल्स हो गई और ये वाली फॉल्स हो गई, ये वाली ट्रू हो गई। हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स, तो ये फॉल्स है और ये फॉल्स है। ई फॉल्स मतलब कि नो स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, फॉल्स हो गई, ये दोनों फॉल्स हो गई, तो ए और 3। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा बी। Thanks for watching. Do like, comments and subscribe the channel. Thank you.